फिजिक्स भंडारा में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग, और उसके बाद उससे कोरिलेट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे प्रोसीजर पे डिस्कशन करी। अब हम जो जा रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द स्फेरिकल शेल की वजह से इनसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, ऑन द सरफेस क्या होगा, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये आपके 12 के सिलेबस IISc UPSC से प्रीवियस में इसमें हम सपोज करो कि ये स्फेरिकल शेल है और जिसका रेडियस कैपिटल है। ए स्फेरिकल शेल ऑफ अ रेडियस कैपिटल R। Whenever a Q चार्ज, जब कभी भी हम इसको एक Q चार्ज प्लस Q चार्ज देते हैं तो ये चार्ज आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली सरफेस पे। तो whenever a charge is given to the charge is given to spherical shell, it distribute over the surface of spherical shell। ये पूरा चार्ज स्फेरिकल शेल के ऊपर चला जाता है, यानी अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं, यूनिफॉर्मली इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कर्वेचर हर जगह यूनिफॉर्म। अगर ये ऐसा नहीं होता तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जहाँ पे शॉर्टेज होता, जहाँ पे रोकीला होता, वहाँ पे चार्ज सबसे ज़्यादा। लेकिन इन केस में क्या है, ऐसा कि स्फेरिकल है, स्फेयर का हर जगह का कर्वेचर, हर जगह का सरफेस सेम होता है, इसलिए चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। नंबर 1। नंबर 2, ये सारा चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे चला जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रह जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल आउटसाइड ऑफ द शेल, आउटसाइड। फर्स्ट पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द शेल, शेल के बाहर की तरफ। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल। ये जो क्या स्मॉल r है, जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R से and electric field positive charge, therefore electric field outward या inward, तो आंसर आएगा outward and it is radially outward, it is the direction, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इस शेप पे हम एक वेक्टर एरिया लेंगे, उसका भी नॉर्मल वेक्टर एरिया ही मतलब इस एलिमेंट का नॉर्मल, ये भी पासेस टू द सेंटर से पास करेगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करेंगे तो थीटा क्या होगा, 0। समझ में एक बात कि ओवरलैप करेगा तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर। अब क्या है, जैसे हमने वो पहले भी लिखते रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू a small segment, element of vector area B
तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट एंड इसको रिमूव करना चाहते हो देखिए ई डी cos 0 and cos 0 is equal to तो डी फाई जो होता है वो ई डी के बराबर होता है। क्लियर है? जो भी चार्ज हम इसको देंगे वो सारा का सारा चार्ज होगा सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस आर यूनिफॉर्मली distributed over the surface of a spherical shell। अब हमको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल। जाहिर सी बात आउटसाइड है तो ये डिस्टेंस रेडियस से क्या होगा बड़ा होगा, इसलिए हमने इसको लिखा। और फिर हमने लिखा कि एक स्मॉल सेगमेंट लिया जो कि स्मॉल सेगमेंट का नॉर्मल भी हमेशा सेंटर से जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, इसलिए ई और डी एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेगा थीटा ज़्यादा बराबर होगा। हमको पता है कि फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए cos 0 बिकॉज थीटा 0 है और डी फाई इक्वल टू ई डी ए cos 0 इक्वल टू 1 cos 0 इक्वल टू 1 सो वी कैन राइट दिस। तो टी फाई इक्वल टू ऑलरेडी हमने पाया कि ई डी ए। अब हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through complete closed surface passes through Gaussian surface। Gaussian surface means closed surface. It is closed surface. तो it becomes जब भी ऐसा करते हैं तो उसको फाइल कर देंगे। यहाँ लिखेंगे E goes integral of। अब गॉस साहब ने बताया था, गॉस ने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम होता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन साइन 0। अब हम फाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? फाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन साइन 0 इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रल ऑफ। यहाँ तक लिख सकते हैं। और हमको ये गॉस थ्योरम की वजह से लिखा किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स उसके बाद टोटल चार्ज पे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 टाइम के बराबर होता है, इसलिए हमने लिखा। अब हमारे सामने होता है क्लोज सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल गॉसियन सरफेस, इट्स रेडियस इज r। तो क्या होगा? ऐसा गॉसियन सरफेस जिसका हमने कितना चार्ज दिया है कैपिटल Q, हमने कैपिटल Q लिखेंगे अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इनटू टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q अपॉन r स्क्वायर। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to spherical shell outside of the spherical shell। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल होगा। क्वेश्चन उठता है कि ऑन द सरफेस तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है ऑन द सरफेस
on the surface. On the surface, small r is equal to n. अगर हम ऑन द सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल आर यूज और इस पे टोटल चार्ज क्या है, हम इसको चाहे तो सिमिलरली भी कर इसको गहराई भी दिस वन, बट इन प्लेस ऑफ रेडियस एरिया वी विल पुट स्मॉल आर रिप्लेस्ड बाय in each state we will change only small r by the capital. हम हर स्टेट में जो इससे इसके डेरिवेशन में जहाँ स्मॉल आर यूज की वहाँ पे हम कैपिटल आर यूज करेंगे तो हमारा सरफेस आ जाएगा. और इन शॉर्ट यू कैन आल्सो राइट p is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon small r is equal to capital R, so it becomes this equation: intensity of electric field on the surface of spherical shape. And it is second part, and third part is inside the spherical shape. Inside the spherical shape. सवाल उठता है कि अंदर की तरफ क्या होगा. दिस मीन्स आर आई इज लेस देन, यानी अंदर जब लोगे तो इसका रेडियस जो होगा कैपिटल आर से छोटा होगा और छोटा होगा चाहिए, इसलिए हमने लिखा आर आई इज स्मॉलर देन द कैपिटल आर आई इज द स्मॉलर देन द कैपिटल आर. जाहिर सी बात है इनसाइड लोगे तो आर छोटा होगा और ये स्फेरिकल शेप होगा. तो और ये वेक्टर एरिया हमने ले लिया और ये भी सेंटर से पास करेगा. ई और डी ए के बीच का एंगल क्या होगा, वेक्टर डी ए ई दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इसलिए ये बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0. सिमिलरली वी राइट हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through small element small element of rectangular जब स्मॉल एरिया डी ए से कितना वेक्टर रिफ्लक्स पास करेगा तो हमारे पास आंसर होगा. आंसर क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी, अगेन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए cos 0 is equal to, so d phi is equal to इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, किससे, एक स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल से छोटे से वेक्टर एरिया से, एक छोटे से वेक्टर एरिया से इतना फ्लक्स पास. नेक्स्ट स्टेप होता है कि एक छोटी सी इतना पास कर रहा है तो कंप्लीट क्रॉस सरफेस से कितना पास करेगा, तो हम यही लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through electric flux passes through a closed surface. जब हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो ये फाई हो जाएगा और ये ई एंड क्लोज इंटीग्रल का भी सही. अब हमारे सामने उठता है कि गॉस साहब ने भी कुछ बातें हमको बताई थी. गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने हमको बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके 1/एप्सिलॉन 0 टाइम होता है. तो गॉस ने हमको क्या बताया था कि क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स
according to Gauss theorem, phi is equal to q upon epsilon 0, but total charge uniformly distributed over the surface, तो अंदर कितना चार्ज आ गया? सारा चार्ज तो आउटर सरफेस में चला गया, अंदर बचा कोई चार्ज नहीं, तो q is 0 upon epsilon 0 into 0, and now this value we put here, इस वैल्यू को इसमें जब पुट करेंगे तो 0 is equal to e into closed integral of dA, and 0 is equal to e into 4 pi ri square, it means e is equal to 0 upon 4 pi ri square, its value is 0, इसका मतलब हुआ कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यानी स्फेरिकल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द स्फेरिकल शेल 0 होगी। इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अब सवाल उठता है कि अगर हम एक ग्राफ खींचना चाहते हैं E वर्सेस R, और एक स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R है, R इज डिस्टेंस एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड का मतलब वो सारी दूरी जहां तक R की वैल्यू इस R से छोटी है, रेडियस से छोटी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे ये भी डिस्टेंस इस कैपिटल R से छोटा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ भी, और सरफेस पे E is equal to 1/4 pi epsilon मैक्सिमम। उसके बाद आपने देखा कि E is inversely proportional to R square। उसके बाद देखते हैं आउटसाइड द स्फेरिकल शेल फार्मूले में आया था E is equal to 1/4 pi epsilon 0 कैपिटल Q upon R square। इसका मतलब आउटसाइड जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और हमको ग्राफ इस तरह का, यानी inside electric field is 0, and after this maximum on the surface, and beyond the surface it again decreases at the distance equal। जैसे जैसे दूरी आउटसाइड बढ़ेगी सरफेस स्फेरिकल शेल के बाहर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पता कर सकते हैं किसी स्फेरिकल शेल के अंदर। ठीक है, अब हम जो स्फेरिकल शेल के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, तो मेरे मन में क्वेश्चन आएगा कि हम कुछ न्यूमेरिकल इस तरह की चीजें आए, कुछ इससे रिलेटेड आए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पे स्फेरिकल शेल पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। सपोज करो दो स्फेरिकल शेल है और एक का रेडियस ए है और एक छोटा है जिसका रेडियस, और मुझे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके ऊपर Q1 चार्ज दिया गया है, इसके ऊपर Q2 चार्ज दिया गया है, और या ये इसको ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं, और सी इसको। ए बी सी 3 पॉइंट, और इन तीनों पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो साहब क्वेश्चन उठता है, ए में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पे सिर्फ इसके सरफेस पे है, इस वाले स्फीयर के आउटसाइड है, इनसाइड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो बनेगा वो क्या होगा, जीरो। इस पॉइंट पे इस स्फीयर सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो जीरो होगा, Q2 की वजह से बनने वाला U2 जो होगा वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इस स्फेरिकल शेल के ये पॉइंट इनसाइड है, लेकिन इसकी वजह से इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और कितना होगा, E1 की वैल्यू हमको पता है, अभी हमने निकाला एक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r कैपिटल R है, तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास करते हैं, तो हमने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल, वहां पे रेडियस r था, यहाँ पे इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस b है, तो E1 का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड कैपिटल Q अपॉन b। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से जब b को लेंगे तो दोनों का, तो उन b पॉइंट पे कितना होगा, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो पहला स्मॉल स्फेरिकल शेल से, स्मॉल शेल इट इज आउटसाइड so E1 is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q upon and sorry Q1 upon B square, because it is outside और इसका रेडियस सॉरी a के बराबर होगा a स्क्वायर। E2 का वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 and Q2 upon B square, and finally it is in line, so electric field is always outward, radially outward, so it becomes E1 plus E2. Adding them and we will get the resultant electric field. अगर इस पॉइंट पे C पे लोगे, सपोज ये डिस्टेंस R है, तो Q1 upon R, Q2 upon R स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो हर पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर सकते हैं। और ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को नापें, मेजर करें, तो इस तरह की हम थोड़ी सी लॉजिक लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और ये प्रोसीजर को अडॉप्ट करें। और इन्हीं के साथ हम इस वीडियो का ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम एक्सप्लेन करेंगे, और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।